नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कश्यप और आज हम लोग छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण देखने वाले हैं। ये करीबन एक एक घंटे का 2 वीडियो बनने वाला है और ये 2 वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ का कंप्लीट आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को कवर करने वाले हैं। जो वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें हम लोग आर्थिक समीक्षा, कृषि, फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन और इसके अलावा सिंचाई, इन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जो सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें विद्युत, खनिज, उद्योग, बजट और अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस 2 पार्ट में हम लोग छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है, इनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। ये इस प्रकार से हमारा पहले तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर इन सभी टॉपिक को मैं यहाँ पर डिटेल में समझाते हुए जाऊँगा, उनके पीछे और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि हम लोग लगभग यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग 50-60 के आसपास क्वेश्चन है और बाकी सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। तो 100 वीडियो लगभग कवर करने वाले हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चन के पीछे और भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। क्योंकि अभी CGPSC पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। एक 1 लाइनर ना पूछ करके बहुत सारे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बहुत सारा मैथ 2 कॉलम वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ लगते रहेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर चीज़ों को मैं समझाते हुए चलूँगा। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो CGPSC या फिर व्यापम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर नया डेटा मैं उठा करके यहाँ पर क्वेश्चन बना करके आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन अभी मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का है, बजट 2023-24 का है, लेकिन यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि GSDP क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर, देखो ये प्रचलित मूल्य मूल है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य का GSDP के बारे में बात कर रहा है। अगर हम देश के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर GDP बोलते हैं, लेकिन अगर राज्य के बारे में बात करेंगे तो GSDP बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बोलते हैं। एस लग गया है मतलब वहाँ पर स्टेट लग गया है। अगर वहाँ पर सिर्फ GDP रहता तो हम वहाँ पर अपने देश को लेकर के चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो, ये हमारे छत्तीसगढ़ का GSDP पूछा गया है। कितना कितना है यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही आंसर अगर हमसे चुनने के लिए बोला जाएगा तो इसको देखो, सही आंसर क्या है, ये है 4,57,60,826 लाख रुपए हमारे छत्तीसगढ़ का GSDP है, याद रखेंगे। और ये भी किसमें है, प्रचलित मूल्यों पर है। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर छत्तीसगढ़ का GSDP इतना है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको हमको ध्यान से समझना होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो हम लोग या तो मतलब अगर GSDP हम अगर देखते हैं, इसी प्रकार से हम मतलब देश का भी GDP देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर GSDP के बारे में अगर बात किया जाता है तो 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो प्रचलित भाव पर देखते हैं और दूसरा स्थिर भाव पर देखते हैं। ठीक है, ये दोनों में आपको डिफरेंस अभी मैं समझाने वाला हूँ क्या होता है, लेकिन फिलहाल देख लीजिए कितना है। प्रचलित भाव पर कितना है, ये 4,57,60,826 लाख रुपये क्या है, ये प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का GSDP है। और अगर इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का GSDP कितना है, तो ये कितना है, 2,89,08,241 लाख रुपए छत्तीसगढ़ का जो GSDP वो स्थिर भाव पर है। ठीक है, अब स्थिर भाव और प्रचलित भाव ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि स्थिर भाव अगर आपसे बोला जाता है तो स्थिर भाव मतलब कि वहाँ पर 2011-12 को आधार मान करके छत्तीसगढ़ का GDP यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है, ये आपको समझना है। और प्रचलित भाव बोला जाएगा मतलब कि वर्तमान में किसी वस्तु का जितना भी मूल्य है उस वस्तु के मूल्य को आधार मान करके अभी छत्तीसगढ़ का GSDP कैलकुलेट किया जा रहा है। जैसे कि मानकर चलिए, आप ये समझिए, जैसे कि कोई पेन है। ठीक है, एक पेन का मूल्य अगर 2011-12 में 5 रुपये था, तो हमारे छत्तीसगढ़ का अगर हम मतलब कि GSDP के बारे में बात करेंगे तो 5 रुपये के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे पेन का मूल्य। ठीक है, मतलब पेन के मूल्य के आधार पर 5 रुपये। लेकिन अगर वर्तमान मतलब कि प्रचलित भाव पर अगर बोला जाएगा, ठीक है, वो स्थिर भाव पर था, ये अगर प्रचलित भाव पर बोला जाएगा तो प्रचलित भाव में हमारा पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये, मतलब 10 रुपये है। अभी पेन का मूल्य कितना हो चुका है, 10 रुपये हो चुका है।
तो यही दोनों में डिफरेंस है। मतलब कि अभी हम 10 रुपये के हिसाब से छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर स्थिर भाव बोल देगा मतलब कि हम 2011-12 का जो मूल्य था उसके आधार पर हम जीएसडीपी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि शक्कर का मूल्य पहले कितना था, 20-25 रुपये था, अभी 40-45 रुपये हो चुका है ना। शक्कर का जो पर केजी कितना है, अभी 40-45 हो चुका है, तभी 40-45 रुपये के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर स्थिर भाव बोले तो हम 20-25 रुपये के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए देखिए छत्तीसगढ़ का वर्तमान में अगर हम मतलब कि प्रचलित भाव पर अगर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी पूछा जाएगा तो ये कितना है, 4 करोड़ है। ठीक है, मतलब 4,57,60,826 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को स्थिर मूल्य पर पूछा जाता तो यहाँ पर कितना है, 2,89,08,241 लाख रुपए ये है। देखो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 4 है, ये है ना, जस्ट दुगना हो चुका है ना। तो प्रचलित भाव पर चीज़ों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रचलित भाव पर क्या है, सब महंगा हो चुका है। स्थिर भाव मतलब कि 2011-12 के आधार पर सब सस्ता था, ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये है। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है इसमें अगर आपसे वृद्धि दर पूछा जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी देख लिए, इसमें अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा तो वृद्धि दर अगर स्थिर भाव पर पूछा जाएगा तो 8% याद रखना है। इसी को अगर प्रचलित भाव पर पूछा जाएगा तो 12% आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये स्थिर भाव पर कितना है, 8% और ये 12.60% क्या है, प्रचलित भाव पर है। तो दोनों अलग अलग भाव पर यहाँ पर चीज़ों को आपको याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक वृद्धि दर कब था, ये हम लोग देख रहे हैं अभी 8% है वर्तमान में। अगर हम स्थिर भाव पर देखें तो 8% है, लेकिन यही पूछा जाएगा कि सबसे मतलब सर्वाधिक कब था, तो ये 2016-17 में सर्वाधिक था। कितना था, 12%। अभी फिलहाल याद रखेंगे ना, यहाँ पर अब प्रचलित मूल्य का भी कोई काम नहीं है, हमको स्थिर भाव पर ही मेन देखना होता है। ठीक है, स्थिर भाव पर तो सर्वाधिक कब था, स्थिर भाव पर जो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है उसमें वृद्धि दर कितना था, तो ये कितना मतलब कि सर्वाधिक कब था, तो हम याद रखेंगे 16-17 में सर्वाधिक था। कितना था, 12.13%। इसी को अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो सबसे न्यूनतम कब था, तो जिस समय कोरोना आया हुआ था 2020-21 में, इस समय सबसे न्यूनतम था -1.80%। और छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी उसमें औसत वृद्धि दर कितना है, तो कितना है 5.73%। तो ये औसत भी याद रखना है, ये सर्वाधिक वाला को भी याद रखना है, ये सबसे न्यूनतम वाले को भी याद रखना है। ठीक है, तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो वर्तमान मतलब कि स्थिर भाव पर इस वर्ष मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है उसके आधार पर कितना है, तो ये इतना है। तो ये चारों को और यहाँ पर इसको, ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब देखो आगे, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित है, ये पूछा जा रहा है। देखो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, एक तो यहाँ पर दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर। ठीक है, स्थिर मूल्य पर 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर, अभी जस्ट हम लोगों ने कितना देखा, 8% देखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में 2012-13 से 2022-23 की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। देखो अब यहाँ पर औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब मैंने बोला था ना आपको, औसत अगर पूछा है तो कितना लेंगे, 5.73% है ना। अभी जस्ट हम लोग देख लिए। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या बताया कि 2016-17 में क्या था, सर्वाधिक था। 2020-21 में क्या था, सबसे न्यूनतम था, माइनस में चला गया था, -1.80%। और औसत अगर पूछा जाएगा तो 5.73%, ये क्या है, औसत है। ठीक है, तो औसत को ध्यान में रखना है, औसत को भी याद रखना है और सर्वाधिक को भी याद रखना है, वर्तमान में अभी कितना है उसको भी याद रखना है, न्यूनतम को भी याद रखना है। 4 पॉइंट मैंने बोला था आपको, चारों को दिमाग में बिठा के रखना है। अब देखो राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान का क्रम बताइए, पूछा जा रहा है। मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये राजकीय उत्पाद मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी हम लोग देख रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्थिक क्षेत्रों का योगदान बताइए। ठीक है, योगदान पूछा जा रहा है। और किन किन क्षेत्रों के, देखो उद्योग है, सेवा है और कृषि क्षेत्र है, इनका हमको क्रम बताना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इसको याद रखेंगे। देखो इसको याद रखना है आपको, राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का अगर योगदान पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र का कितना है, 16.91% है। उद्योग क्षेत्र का कितना है, 49.88% है। सेवा क्षेत्र कितना है, 33.21% है। ये योगदान है। ठीक है, इसी प्रकार से निकलता है एक वृद्धि दर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें अलग अलग जो क्षेत्र हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, इन सब का वृद्धि दर भी हम लोग देखते हैं। आगे उनको मैं समझाने वाला हूँ। तो देखो इनका हमको क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, उद्योग का है,
ठीक है। सबसे ज़्यादा उद्योग ये दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद सेवा क्षेत्र का है, मतलब ये सेवा क्षेत्र का, उसके बाद किसका, कृषि क्षेत्र का है, तो ये इसका आंसर ए होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको मेन समझना है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ये मानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको पूरा डिटेल में आप समझ लेंगे, मतलब कि आगे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको और इसके बाद वाला ये वाला जो ये पेज है, इसको, ये दोनों पेज को आपको विशेष रूप से अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर इसको समझिए। देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 16.91%। ठीक है, ये 16.91% है। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र का योगदान यहाँ पर 49.88% दिया हुआ है। ठीक है, ये 49 मतलब कि 49.88% है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सेवा क्षेत्र का योगदान दिया हुआ है 33.21%। तो ये छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मतलब ये जो अलग अलग जो भी क्षेत्र हम लोग देखे हैं, यहाँ पर कृषि क्षेत्र, यहाँ पर सेवा क्षेत्र, यहाँ पर उद्योग क्षेत्र, तो इन सभी क्षेत्रों का वृद्धि दर कितना है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है उसका वृद्धि दर कितना है, 5.93% है। जो उद्योग क्षेत्र है उसका वृद्धि दर कितना है, 7.83% है। जो सेवा क्षेत्र है उसका वृद्धि दर कितना है, 9.21% है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों का इस प्रकार से अलग अलग वृद्धि दर हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इन सब में अगर औसत वृद्धि दर पूछा जाएगा तो ये औसत वृद्धि दर कृषि क्षेत्र का कितना है, 5.31% है। उद्योग क्षेत्र का 6.34% है और सेवा क्षेत्र का 5.37% है। ठीक है, तो तीनों क्षेत्र के इस प्रकार से जो वृद्धि दर है उसको आपको दिमाग में रखना होगा, औसत वृद्धि दर को भी और वृद्धि दर को भी। ठीक है, ये वृद्धि दर है और ये नीचे वाला ये औसत वृद्धि दर है। देखिए ये तीन क्षेत्र तो हम समझ गए। इसी प्रकार से हमारे भारत में भी क्या होता है, मतलब हमारे भारत का भी यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ जो देश का जीडीपी है, देश का जीडीपी हम लोग यहाँ पर देखें 7% है। अब इसमें अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा इन सभी क्षेत्रों में, जैसे कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.45%, उद्योग क्षेत्र में 4.11%, सेवा क्षेत्र में 9.14%। तो जो भारत का जीडीपी है उसमें अलग अलग क्षेत्रों का योगदान यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उनका वृद्धि दर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हालांकि देश का नहीं पूछा जाता है, मतलब हमारे जीडीपी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जीएसडीपी ज़्यादा पूछता है। तो इन तीनों क्षेत्र के इस प्रकार से इनका वृद्धि दर को भी आप लोग एक एक बार देख लेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो ये छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में हम लोग ये तीनों क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने देख लिया, उनमें कितना कितना वृद्धि दर है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया, और उन सभी का औसत वृद्धि दर कितना है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो इसके बाद एक चीज़ और हमको समझना होता है, ये कृषि क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र शामिल है, ये उद्योग क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र शामिल है। ठीक है, ये कृषि क्षेत्र में देख लिया, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में कौन कौन सा और उनके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं जो कि उसके अंतर्गत शामिल है, और उन सबका योगदान कितना है और उन सबका वृद्धि दर कितना है उसको हम लोग देखते हैं। और इसी में फिर प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र यहाँ पर निकल के आएगा। तीनों अभी ये तीनों क्षेत्र को और मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मेन हमको समझना है। देखिए ये यहाँ पर ये सब चीज़ दिया हुआ है। इससे पहले एक आध क्वेश्चन इस रिलेटेड अगर है तो उसको मैं समझा देता हूँ आपको, कैसे प्रश्न टाइप, मतलब किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 की स्थिति में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है पूछा जा रहा है। मतलब सिंपल ये छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 हम लोग देख रहे हैं, इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान पूछा जा रहा है स्थिर कीमत पर। ठीक है, स्थिर कीमत पर पूछा गया ना, ध्यान में रखेंगे। वहाँ पर जो भी आपको समझाया हुआ स्थिर कीमत पर ही आपको समझाया हूँ, लेकिन अभी 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें प्रचलित मूल्य पर भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको भी मैं आपको अभी बताऊँगा कि वो कितना है उसको। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर यहाँ पर सेवा क्षेत्र का, देखो सेवा क्षेत्र का हम लोगों ने कितना देखा था, 33.21%। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में बात किए हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ये देखो ये 33.21% यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 33.21%, ये हम लोगों ने समझा। इसका देखिए छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में
कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना अनुमानित है, ये पूछा जा रहा है। अभी हम लोग कितना देखें, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का 16.91% है। ठीक है, 16.91% यहाँ पर देखिए। इसका देखिए वर्ष 2022-23 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर, ठीक है 2011-12 दिया है, मतलब यहाँ पर स्थिर कीमत दिया हुआ है। और आर्थिक सर्वेक्षण कब का है, 2022-23 का है। ठीक है, खनिज क्षेत्र को योगदान ये पूछा जा रहा है। अब देखो खनिज क्षेत्र को योगदान पूछ दिया है। अभी हम लोग क्या देखे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र देखे हैं, है ना, कृषि क्षेत्र के बारे में बात किए हैं, उद्योग क्षेत्र बात किए हैं, और यहाँ पर सेवा क्षेत्र के बारे में बात की है। अब यहाँ पर खनिज क्षेत्र के बारे में एग्जाम में मतलब यहाँ पर खनिज क्षेत्र का पूछ दिया है। अब खनिज क्षेत्र को समझने के लिए इसको समझिए। देखिए जो हम लोगों ने कृषि क्षेत्र समझा है ना, उस कृषि क्षेत्र में ये सभी आते हैं। अच्छा यहाँ पर इसको ना मतलब यहाँ पर मैं आपको इसको समझा देता हूँ, इसको समझिए। ये मेन है यहाँ पर। देखिए कृषि क्षेत्र हम लोगों ने अभी बात कर लिया है, उद्योग क्षेत्र भी हम लोगों ने बात कर लिया है, और सेवा क्षेत्र भी हम लोगों ने अभी देख लिया है। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये उद्योग क्षेत्र कितना है, वृद्धि दर कितना है, सेवा का योगदान कितना है, वृद्धि दर कितना है, ठीक है, इनका औसत वृद्धि दर कितना है, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया हुआ है। अब देखिए ये कृषि क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र आता है, फसल क्षेत्र आता है, वानिकी क्षेत्र आता है, मछली पालन आता है और पशुपालन आता है। ये 4 क्षेत्र हैं जो कि कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो खनिज क्षेत्र है, निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और कुछ छोटा मोटा चीज़ है, तो ये उद्योग क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेवा क्षेत्र में देखिए तो रेलवे, भंडारण, व्यापार, होटल, स्थावर संपदा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये सभी सेवा क्षेत्र का है। तो तीनों क्षेत्र का तो यहाँ पर समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जैसे कि अगर आप देखो ये फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र का आता है। लेकिन इस फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन में अगर आप खनिज क्षेत्र को ही जोड़ देंगे तो ये प्राथमिक क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कृषि क्षेत्र है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। मतलब कि फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन और खनन उत्खनन को भी अगर आपको खनन उत्खनन को भी शामिल अगर कर दें, मतलब कि खनिज को भी अगर हम शामिल कर देते हैं तो वो बन जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इसको आपको विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो अगर हम उद्योग से, ठीक है, उद्योग किसके, उद्योग में क्या क्या आता है, खनन आता है, खनन उत्खनन आता है, निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति आता है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, ये उद्योग के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम उद्योग से खनन उत्खनन को अगर निकाल देते हैं तो ये बच जाता है द्वितीय क्षेत्र, मतलब ये बन जाता है द्वितीय क्षेत्र। मतलब कि निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, इन सब को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए अब बाकी यहाँ पर रेलवे है, भंडारण है, व्यापार, होटल, स्थावर संपदा, ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र में भी और सेवा क्षेत्र में भी। मतलब तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों को दोनों समान है, उसमें कोई इधर उधर हेर फेर नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र इन दोनों में हेर फेर करना पड़ता है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा तब तो ठीक है, और नहीं आया होगा तो आगे हम इसको मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। देखिए ये कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तीनों का हम लोगों ने इस प्रकार से ग्राफ देखा है। ये तीनों में कितना कितना प्रतिशत योगदान है, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, इसका 16%, इसका 49%, 49.88% या 33.21%, इतना प्रतिशत इन दोनों का क्या देखा हम लोगों ने, योगदान देखा। अब यहाँ से अगर मैं ये वाले क्षेत्र से मैं अगर काट दिया, मतलब मान के चलो ये वाला जो ये है, इसको 10.75% हिस्सा ये मैंने काट के निकाल दिया इसमें, ऐसे। अब इसको मैं किस में डाल दिया हूँ, कृषि क्षेत्र में डाल दिया। ठीक है, कृषि क्षेत्र मतलब कि देखो ये जो खनन उत्खनन वाला ये जो हिस्सा है 10.75% मैंने यहाँ से उद्योग क्षेत्र से काट करके मैंने किस में डाल दिया, कृषि क्षेत्र में अगर मैं डाल देता हूँ तो ये जो बनता है यहाँ से यहाँ तक का जो ये बना, ये बन जाता है प्राथमिक क्षेत्र।
ठीक है। अब यहाँ पर आप 16 और ये 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र देखो, यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना है, 27.65%। ठीक है, 27.65% है। मतलब कि यहाँ पर 10 है ना, ये 10% और यहाँ पर ये सभी को, मतलब कि ये 16% को, ये 16.91% और ये 10% को जोड़ा है तो कितना बन गया, 27% बन गया। मतलब ये पूरा क्या बन गया है, प्राथमिक क्षेत्र बन गया है। अब यहाँ पर बचा खुचा जो है पोर्शन, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये द्वितीय क्षेत्र है ना, ये द्वितीय क्षेत्र है, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये 49 में अगर 10 आप निकाल देंगे तो 39 के आसपास कुछ बनेगा, तो 39.13% ये द्वितीय क्षेत्र बन गया। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, ये चारों को अगर देखा जाए तो ये कहलाता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, क्या कहलाएगा, कृषि क्षेत्र कहलाता है। लेकिन फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन और खनन उत्खनन को देखा जाए तो ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्राथमिक क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पर एक कृषि क्षेत्र दिया हुआ है। अब प्राथमिक क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया, इसमें क्या शामिल कर रहे हैं, खनिज, खनन तथा उत्खनन को शामिल कर रहे हैं, मतलब कि खनिज को शामिल कर रहे हैं। ये 10% को हम अगर प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करेंगे, मतलब कि एक कृषि इसमें ऐसे शामिल कर दिए हैं, मतलब कि कृषि क्षेत्र में अगर शामिल कर दिए हैं तो ये प्राथमिक बन गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कैसे बना है, जब हम खनन उत्खनन को इस कृषि में शामिल किए हैं तो बन गया है प्राथमिक। ठीक है, ये प्राथमिक बन गया है। और इसमें से उद्योग से अगर हम ये खनन उत्खनन को निकाले हैं तो बचा खुचा जो मतलब जो क्षेत्र है वो क्या बन चुका है, द्वितीय क्षेत्र बन चुका है। और तृतीय क्षेत्र जैसा का तैसा है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जैसा का तैसा, मतलब कि जो सेवा है वही क्या है, तृतीय क्षेत्र भी है। तो ये तीनों अलग अलग इस प्रकार से, मतलब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उद्योग मतलब कि द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाने की संभावना होती है। तो द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल नहीं किया जाता, खनन उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में और जो भी चीज़ें हैं उसको शामिल करेंगे, जैसे कि किसको करेंगे, निर्माण करेंगे, विनिर्माण करेंगे और विद्युत एवं जल आपूर्ति, ये सबको करेंगे। लेकिन हम खनन उत्खनन में द्वितीय क्षेत्र को शामिल नहीं करते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कृषि के लिए है। देखो ये कृषि के लिए है, जबकि इसको आप व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, इसको आप देखेंगे तो ये द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर इसको लिखा गया है ना। ये उद्योग क्षेत्र और ये द्वितीय क्षेत्र, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। द्वितीय क्षेत्र में हम खनन तथा उत्खनन को निकाल दिए हैं, देखो निकाल के हम इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, इसमें डाल दिया, और ये जो इसमें डाले हैं और यहाँ से ये जो बन गया, ये क्या बन गया, प्राथमिक क्षेत्र बन गया, ये प्राथमिक क्षेत्र बन गया। यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है ना, प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में पूरा यहाँ से यहाँ तक शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन भी शामिल है और ये सभी भी शामिल है। ये सब को मिलाकर के हम प्राथमिक क्षेत्र बोल रहे हैं। जबकि कृषि क्षेत्र में अगर बात किया जाएगा तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था। कृषि क्षेत्र में मतलब फसल, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी था। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों क्षेत्र है, तीनों क्षेत्रों को आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखो ये जो कृषि क्षेत्र है, इन कृषि क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने 16 देखा था, मतलब कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में अलग अलग जो भी क्षेत्र है उन सबका योगदान हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कृषि का 16 देख चुके हैं, उद्योग का 49 देख चुके हैं, सेवा का 33% देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इन सबको देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो कृषि क्षेत्र है इसमें और कौन कौन से क्षेत्र शामिल है इसको समझते हैं। तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, ये फसल हम लोग देख चुके हैं, है ना, फसल देख चुके हैं, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी हम देख चुके हैं। अब इन सब का योगदान कितना है और इन सब का वृद्धि दर कितना है उसको देखना पड़ेगा। आपने कृषि क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर देख लिया है, लेकिन यहाँ पर अब फसल क्षेत्र का योगदान पूछा जाएगा, फसल क्षेत्र में वृद्धि दर पूछा जाएगा। ठीक है, तो फसल क्षेत्र का योगदान इतना प्रतिशत है, 9.89% है ना। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का योगदान 9.89% है। इसी प्रकार से फसल क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, 6.53% है। ठीक है, फसल क्षेत्र में वृद्धि दर 2022-23 में कितना है, 6.53% है। वानिकी क्षेत्र में पूछा जाएगा तो वानिकी क्षेत्र का जो योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 3.19% है। वानिकी क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, 4.05% है। मछली पालन का 2.17, मछली पालन का जो वृद्धि दर है वो 7.09% है। इसी प्रकार से पशुपालन का 1.65%
क्या है, योगदान है। किस में योगदान है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान है। और छत्तीसगढ़ ये जो पशुपालन है इसका वृद्धि दर कितना है, तो कितना है 4.58% है। तो ये छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितना कितना प्रतिशत योगदान है पूरा ये लिखा हुआ है। ये कितना कितना इन सभी क्षेत्रों का वृद्धि दर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वृद्धि दर, ये योगदान, ये दोनों को अच्छे से दिमाग में बिठा करके आप लोग रखिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र में क्या क्या मैंने बोला, खनन है, खनन उत्खनन है, निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत एवं जल आपूर्ति है, ये सभी चीज़ें हैं। तो इन सब का योगदान कितना है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, तो जैसे खनन उत्खनन का कितना है 10.75%। ठीक है, ये हर एक पॉइंट यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा। जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जो मैं उद्योग पढ़ाऊंगा वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, पशुपालन, मछली पालन, हर एक पॉइंट आपको वहाँ पर बार बार यही चीज़ रिपीट होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके या फिर एक बड़ा सा चार्ट में बनाकर इसको रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 90% चांस होता है कि सिर्फ इसी से पूछे। इतना ही है जो कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य सार है। इतना अगर आपको समझ में आ गया मतलब पूरा आर्थिक सर्वेक्षण आप पढ़ लिए। ठीक है, आगे और कुछ नहीं है, यही सब चीज़ें हैं, यही बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि खनन तथा उत्खनन का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 10.75% योगदान है। और इसमें अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा, मतलब खनन उत्खनन का वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 10.74% इसका वृद्धि दर है। निर्माण पूछा जाएगा तो 9.60 है, और इसका वृद्धि दर कितना है निर्माण में 6.62% है। ठीक है, और यहाँ पर विनिर्माण पूछा जाएगा तो 18.67%। देखो ये अब इंपॉर्टेंट है, विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में योगदान सबसे ज्यादा किसका है, तो विनिर्माण का है। ठीक है, विनिर्माण का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्या है, सबसे ज्यादा योगदान है, कितना है 18.67%। इसको अच्छे से रख लीजिएगा। एग्जाम में जैसे कि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें सबसे न्यूनतम वाला पूछा गया था, जिसमें क्या था, शायद भंडारण का या फिर किस चीज़ का था, ऐसा जो भी था, लेकिन सबसे न्यूनतम वाला ऐसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो वो जब न्यूनतम पूछा जा सकता है तो सबसे अधिकतम भी पूछा जा सकता है। ठीक, न्यूनतम अधिकतम कोई तो पूछा गया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, इसी वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन CGPSC 2022 को जो अप्रैल हुआ था उसमें क्वेश्चन बना हुआ था। तो विनिर्माण का याद रखेंगे 18.67%, इसमें वृद्धि दर 5.02% है। विद्युत गैस जल आपूर्ति कितना है 10.87% है, इसमें अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 11.14% है। इसी प्रकार से यहाँ पर रेलवे का ये 0.76% है और 10.16% इसमें वृद्धि दर है। भंडारण का याद रखेंगे सबसे न्यूनतम। देखो योगदान में अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे कम योगदान किसका है, तो ये भंडारण का है। ठीक है, भंडारण का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान सबसे कम है, याद रखेंगे ना, 0.10% है ना, न्यूनतम योगदान है। इसका वृद्धि दर 10.60% है। होटल एवं व्यापार, होटल एवं और जो अन्य है उसमें उसका देखा जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान 6.68% है। वृद्धि दर कितना है 16.95% है, और ये सर्वाधिक वृद्धि दर है। देखो किस क्षेत्र का, इनमें से किस क्षेत्र का वृद्धि दर सबसे अधिक है पूछा जाएगा तो किसका है, इसका है होटल व्यापार, है ना, होटल व्यापार, इसका क्या है सर्वाधिक वृद्धि दर है। और अगर सबसे न्यूनतम वृद्धि दर पूछा जाएगा तो स्थावर संपदा। ठीक है, स्थावर संपदा क्या चीज़ है, सबसे न्यूनतम वृद्धि दर है, इसका योगदान इतना है। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं समझाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा, फसल का, वानिकी का, मछली पालन का, पशुपालन का और खनन उत्खनन का, इन सब का योगदान भी याद रखना है, इन सब का वृद्धि दर को भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर विनिर्माण का सर्वाधिक है, इसलिए सर्वाधिक वाले में ये विनिर्माण का आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम आपको इसका योगदान याद रखना है। ठीक, कम से कम आपको इसका योगदान याद रखना है। और योगदान में यहाँ पर सबसे कम किसका है, ठीक है, सर्वाधिक तक तो हो गया, ये निर्माण का, विनिर्माण का है, लेकिन सबसे कम किसका है, जो भंडारण का है, सबसे न्यूनतम योगदान है, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर दो डेटा और हम लोग देख लिए, कौन कौन सा, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। इसके अलावा सबसे न्यूनतम किसका वृद्धि दर है ना, यहाँ पर वृद्धि दर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सबसे न्यूनतम ये स्थावर संपदा का है और सबसे अधिकतम इसका है व्यापार होटल का है ना, सबसे अधिकतम है, सर्वाधिक वृद्धि दर है और सबसे न्यूनतम इसका है। तो ये दोनों को और आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार्ट में आपको इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। देखो
यहाँ पर हम लोगों ने कृषि का देखा था, उद्योग का देखा था, सेवा क्षेत्र का, इन सब का योगदान और वृद्धि दर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। इसी प्रकार से आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर को याद रखना पड़ेगा। इसमें याद रखेंगे जैसे कि देखो, तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है और वृद्धि दर है वही आपका सेवा क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है ना। वही क्या, सेवा क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का समान होता है, तो ये दोनों को दोनों बराबर ऐसे लिखा हुआ है। बस यहाँ पर ये इसमें और इसमें ये दो चीज़ों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में है ना, प्राथमिक क्षेत्र में 16.1% है, जबकि कृषि क्षेत्र में 16.91% है, और प्राथमिक क्षेत्र में कितना है 27.65% है ना। प्राथमिक कितना 27 है, क्योंकि हम लोगों ने खनिज को भी इसमें शामिल कर दिया था। खनन तथा उत्खनन को आप अगर उद्योग से निकाल करके कृषि में शामिल कर देंगे तो प्राथमिक बन जाता है। ठीक है, कृषि में अगर खनन तथा उत्खनन को शामिल करेंगे तो प्राथमिक बन जाता है। मतलब कि देखो ये 16 में हम लोगों ने 10% को जोड़ा था तो ये 27 बन गया था। 16 मतलब कि लगभग 17% के आसपास है, तो इसमें हम लोगों ने 10% जोड़ा था, 27 बन गया था, तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर याद रखेंगे। इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र का योगदान 39.13%, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 10% को निकाल दिया था तो 39 बचा हुआ है, तो ये योगदान और ये वृद्धि दर 7.05% वृद्धि दर है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, मतलब ये द्वितीय क्षेत्र का, ये प्राथमिक क्षेत्र का, और ये कृषि उद्योग, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सभी का आपको इस प्रकार से याद रखना होगा। चलिए, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार आपको रिवाइज करना है, याद रखना है। अब चलिए आगे चीज़ों को और समझते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 मतलब कि स्थिर कीमत पर 2022-23 में, मतलब कि अभी के जो आर्थिक सर्वेक्षण उसके बारे में बात कर रहे हैं, खनिज क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, योगदान पूछा गया था, खनिज क्षेत्र का योगदान, तो ये हम लोगों ने कितना देखा था 10.75%। ठीक है, जिसको हम लोग अगर ये प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम शामिल, मतलब कि अगर उसको हम उद्योग क्षेत्र से निकाल कर कृषि में अगर शामिल करते हैं तो प्राथमिक बन जाता है। ऐसा मैं आप लोगों को समझाया था, है ना। ये इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था ना। जैसे कि ये इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इसको कृषि बोलेंगे, कृषि बोलेंगे। इस कृषि में अगर हम ये खनन तथा उत्खनन को भी शामिल कर देते हैं तो ये प्राथमिक बन जाता है ना, प्राथमिक बन जाता है, ऐसा टाइप का होता है। तो मैंने समझाया, ये आपका इसका सही आंसर है। इसका 8वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमत पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि विनिर्माण का जो योगदान है वो सबसे अधिक है। विनिर्माण का क्या है, योगदान सबसे अधिक है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, है ना। देखो, विनिर्माण का सबसे योगदान, मतलब योगदान में सबसे अधिक विनिर्माण का है। सबसे कम किसका है, भंडारण का है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर वृद्धि दर में पूछा जाएगा तो वहां पर किसको लेना है, वृद्धि दर में सबसे अधिक किसका वृद्धि दर है, व्यापार एवं होटल का है। स्थावर संपदा का सबसे न्यूनतम वृद्धि दर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। देखो, सकल घरेलू, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, सकल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल नहीं किया जाता, द्वितीय क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता। द्वितीय क्षेत्र में ये नहीं रहता, बल्कि प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। खनन तथा उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में चला जाता है। उद्योग में शामिल रहता है ये खनन तथा उत्खनन। ठीक है, आपको मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पर देखिए समझा चुका हूँ ना। उद्योग में शामिल होता है खनन तथा उत्खनन। देखो 49 है ना, 49 में आपको उद्योग भी है, सॉरी उद्योग में खनन तथा उत्खनन शामिल। देखो, उद्योग क्षेत्र में खनन तथा उत्खनन शामिल है। ये इसमें से अगर इस प्रकार से मैं काट के निकाल दूंगा, 10% को अगर इसमें डाल दूंगा तो ये प्राथमिक क्षेत्र बन जाएगा। ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र बचा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो बच गया द्वितीय क्षेत्र, और ये जो है ये तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तो समान है। कृषि क्षेत्र और ये यहाँ पर खनन तथा उत्खनन को मिला दिया तो प्राथमिक क्षेत्र बना है ना। ये कृषि क्षेत्र और ये खनन तथा उत्खनन इसको मिला दिया तो प्राथमिक क्षेत्र बन गया है। इसको मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय, अब देखो प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक हमारा आगे, उसको हम लोग देख लेंगे। चलो, जैसे प्रचलित मूल्य वाला एक छोटा हुआ, इसको मैं बताऊंगा आपको आगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर कितना। ठीक है, प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है। देखो, अब इस प्रकार से प्रश्न बनता है और वही प्रचलित भाव पर पूछा गया है। वर्तमान में आपका मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है, हर एक इंसान का आय कितना कितना है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर
ये इतना है, ठीक है। 1,33,898 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। मतलब कि एवरेज अगर हम निकालेंगे अभी वर्तमान में प्रचलित भाव पर लोगों का आय कितना है, तो 1,33,898 है ना, 1,33,898 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। प्रत्येक लोगों का आय इस प्रकार से पूछा जा रहा है, यहाँ पर समझिए इसको। तो ये देखो इसका सही आंसर तो हम लोगों ने ये समझा, देखो 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितना है, लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अगर स्थिर भाव पर पूछा जाएगा तो 96,242 रुपये याद रखना है। लेकिन अगर प्रचलित भाव पर पूछा जा रहा है तो इसको कितना याद रखना है, 1,33,898 रुपये ये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। और इसमें अगर वृद्धि दर पूछा जाएगा, वृद्धि कितना हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार वृद्धि कितना हुआ इस प्रकार से, तो 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 10.93% की इसमें वृद्धि हमको देखने को मिली है। और अगर इसी को अगर देश में पूछा जाएगा, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है उसी को अगर देश में पूछा जाएगा कितना है, तो 1,70,620 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, इतना है, 1,33,000 है ना, 1,33,000, और ये देश में इतना है 1,70,000 है। अब देखो क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की स्थिर कीमत पर आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में क्या है, ये पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है ये, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का स्थिर कीमत पर आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में कितना अनुमानित है। अच्छा देखो, अब वृद्धि दर के बारे में बात करें। अभी तक हम लोगों ने जो भी योगदान था वो सब के बारे में बात करते थे, वृद्धि दर भी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कितना है आपको समझना है। आप कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को देखो कितना दिया है, 2.373 और 5.93, ठीक है। इसका सही आंसर कितना है, 5.93 है। इसको यहाँ पर समझिए, देखो कृषि क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने इतना देखा है, वृद्धि दर 5.93 हम लोगों ने इतना समझा है, औसत वृद्धि दर 5.31 हम लोगों ने इतना समझा हुआ है, ठीक है। ये औसत वृद्धि दर है, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पर वृद्धि दर पूछा गया था, ये वृद्धि दर है, ठीक है, औसत वृद्धि नहीं, ये वृद्धि दर है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर पूछा गया था तो ये 5.93% है। औसत वृद्धि दर पूछा था, औसत बताते, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, आर्थिक वृद्धि दर, मतलब कि वृद्धि दर पूछा गया है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 12वां देखिए, त्वरित अनुमानों के अनुसार 2011-12 की स्थिति की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है। अब देखो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा पूछा जा रहा है यहाँ पर, है ना। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा हम लोगों ने कितना देखा है, 39.13% देखा है द्वितीय क्षेत्र का। 49 पॉइंट कुछ था उद्योग क्षेत्र का। उद्योग क्षेत्र से हम खनन तथा उत्खनन को निकाल के कृषि में डाल दिए हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र बन गया। तो जो द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल नहीं था, ये 49 में अगर हम माइनस कर देंगे 10% के आसपास, मतलब कि खनन तथा उत्खनन को, तो हमारा 39 के आसपास निकला हुआ था। तो 39.13% किसका है, ये द्वितीय क्षेत्र का योगदान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको, ये प्राथमिक क्षेत्र का, ये द्वितीय क्षेत्र का, और ये तृतीय क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वृद्धि दर, द्वितीय क्षेत्र का योगदान वृद्धि दर, तृतीय क्षेत्र का योगदान वृद्धि दर, ये तीनों किस प्रकार से ऐसा ऐसा है। इसका सही आंसर क्या है, 39.13%, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान पूछा गया है। इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 2022-23 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। देखो छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 2016-17 से लेकर के 2022-23 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इसको मैंने आपको समझाया था कि जिस समय कोविड आया था उस समय ऋणात्मक वृद्धि दर हो गया था, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो माइनस में चला गया था, ठीक है। 2020-21 में, ये हम लोगों ने समझा था ना, 2020-21 में ऋणात्मक में चला गया था, 2016-17 में सर्वाधिक था, है ना। सर्वाधिक कब था, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में वृद्धि दर 12.13% 2016-17 में था। ऋणात्मक कब था, 2020-21 में, माइनस में चला गया था, -1.80%। और वही अगर औसत आपसे पूछा जाएगा तो 5.73% क्या है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें वृद्धि दर है, ठीक है। देखो इसका आंसर ये वाला हम लोगों ने देखा है। 14th क्वेश्चन का आंसर देखिए, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक कमी किस वर्ष आई है, ये पूछा जा रहा है। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक कमी किस वर्ष आई है। देखो इसका आंसर तो फिलहाल 2021-22 यहाँ पर होना चाहिए,
देखो इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर आपका 2021-22 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों है उसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे कमी पूछा जा रहा है। सबसे कमी मतलब सबसे अधिक कमी किस वर्ष आई है। ये चार्ट में आप लोग देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उसको मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर फसल क्षेत्र, वानिकी, पशुपालन, खनन तथा उत्खनन, विनिर्माण, ये 4-5 क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। इन क्षेत्र में सबसे अधिक इनका सबसे अधिक योगदान कब था छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, और सबसे कम योगदान कब था जीएसडीपी में, ये पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कब कब अधिक था और कब कब कम था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर जो येलो कलर में जो लिखा हुआ है ना, ये सबसे अधिक योगदान है। और यहाँ पर जो जिसमें सिर्फ रेड लिखा हुआ है, रेड में है मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है, तो वो सबसे कम है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें अगर हम आंसर देखें तो ये कितना है, 2021-22 है, ठीक है। 2021-22 में सबसे अधिक कमी आई है किसमें, खनन तथा उत्खनन में। देखो खनन तथा उत्खनन में सबसे अधिक कमी कब आई थी, 2021-22 में, है ना। 2021-22 में सबसे अधिक कमी आई है खनन तथा उत्खनन में। यही चीज अगर सबसे कमी ना बोल के सबसे अधिक कब था ये पूछा जाता, सबसे अधिक कब था खनन तथा उत्खनन का छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में योगदान सबसे अधिक कब था ये पूछा जाता, तो हम क्या बोलते हैं, 17-18 में खनन तथा उत्खनन का सबसे अधिक योगदान था छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। इसी प्रकार से और कैसे प्रश्न बन सकता है कि फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान कब था, तो ये 2020-21 में था। कितना था, ये इतना % था, है ना। बस आप डेट भी याद रख लेंगे उतना काफ़ी है। इसी प्रकार से वानिकी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे योगदान कब था, 2020-21 में ही था। पशुपालन का भी 2020-21 में था। तो इन तीनों का 2020-21 में सबसे अधिक योगदान था छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। और ये जो विनिर्माण है इसका योगदान सबसे अधिक कब था, 2019-20 में था। इन सभी क्षेत्रों का योगदान सबसे कम कब था, जैसे कि मैंने बताया कि खनन तथा उत्खनन का ये 2020-21 में था, ठीक है। 2021-22 में था, ठीक है। 2021-22 में सबसे कम था। इसी प्रकार से यहाँ पर 2019-20 में देखेंगे तो 9.88% था, और 2018-19 में देखेंगे तो ये इसका वानिकी क्षेत्र का सबसे कम था। पशुपालन का सबसे कम यहाँ पर 17-18 में था, 1.57% है। इसी प्रकार से 2017-18 में ही हम देखेंगे तो ये विनिर्माण का सबसे कम था, 17.51% है ना। बाकी सब में देखेंगे तो ये सबसे अधिक इस प्रकार से है, मतलब अधिक है यहाँ पर। चलो, तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है वो जैसे भी बनेंगे आपको वहाँ पर समझना है इसको। क्योंकि देखो ये प्रश्न जब पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो और कैसे भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक योगदान कब था, सबसे कम योगदान कब था, वो सब चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब था। देखो आ गया ना क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक कब था। अब बताओ इसका आंसर, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है ना। अच्छा, यहाँ पर कृषि क्षेत्र बोला है ना। देखो ये जो अपन देखे हैं ना, ये तीनों ये क्या है, ये अलग अलग क्षेत्र, मतलब कृषि के अंतर्गत आपका फसल है, वानिकी है, पशुपालन है, ये सबको कृषि के अंतर्गत शामिल है, इन सबको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा गया है, ठीक है। इसको अगर फसल क्षेत्र पूछा जाता तो वहाँ पर देखो फसल किसके अंतर्गत शामिल है, कृषि के अंतर्गत शामिल है, ध्यान में रखेंगे। कृषि के अंतर्गत ही आपका फसल है, वानिकी है, मछली पालन है, पशुपालन है, ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पर कृषि पूछा गया है, तो इसका अब देखो योगदान सर्वाधिक का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है 2016-17। देखो अब इसको समझिए, जैसे कि हम लोगों ने वो अलग अलग क्षेत्रों को देखा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। जैसे कि योगदान यहाँ पर दिया हुआ है, वृद्धि दर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि कृषि क्षेत्र का योगदान अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो 2017-18 में था। कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक कब था, तो 2016-17 में था, ठीक है। ऐसा इसको याद रखना है, सबसे अधिक 16-17 में। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक पूछा गया था, तो 2016-17 में है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2016-17 में है, ठीक है, 2016-17 में यह है ना। इसी प्रकार से ये कृषि क्षेत्र का हम लोगों ने सबसे न्यूनतम देख लिया। कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान सबसे कम कब था, तो 2017-18 में था। इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा कि उद्योग क्षेत्र का सबसे न्यूनतम योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कब था, तो 2016-17 में था, ठीक है। 2016-17 में ये उद्योग क्षेत्र का न्यूनतम योगदान।
ऊपर लिखा हुआ है मतलब ये अधिकतम योगदान है, नीचे लिखा हुआ है मतलब कि ये न्यूनतम योगदान है। ठीक है, नीचे जितने भी लिखे गए हैं वो सब न्यूनतम है, ऊपर जितने भी लिखे गए हैं वो सबके अधिकतम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, नीचे ऊपर लिखने का कारण यही है कि इसमें ऊपर को दर्शाया गया है अधिकतम से और नीचे को दर्शाया गया है न्यूनतम से। तो यहाँ पर उद्योग क्षेत्र का सबसे न्यूनतम योगदान था 16-17 में, उद्योग क्षेत्र का सबसे अधिकतम योगदान था 18-19 में। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का सबसे अधिकतम योगदान कितना था? 18-19 में था। कितना परसेंट था? 50% था। अब देखिए इसके बाद सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिकतम योगदान 2016-17 में, 2016-17 में उद्योग क्षेत्र का सेवा क्षेत्र का सबसे अधिकतम योगदान, और 2018-19 में सेवा क्षेत्र का सबसे न्यूनतम योगदान। ठीक है, 32%। इस प्रकार से ऊपर वाला सब अधिकतम है, नीचे वाला सबसे न्यूनतम है। यहाँ पर 2016-17 है, ये 18-19 है ना, इसी, और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है वो 17-18 है। तो 16-17, 17-18, 18-19 ये तीनों में ही यहाँ पर ये तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वृद्धि दर के बारे में अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर सबसे अधिक कब था? 2016-17 में था। कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है सबसे न्यूनतम कब था? 17-18 में था। उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर सबसे अधिकतम कब था? तो ये 18-19 में था। और उद्योग क्षेत्र का न्यूनतम वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 20-21 में था। सेवा क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि दर पूछा जाएगा तो ये 19-20 में था और 20-21 में न्यूनतम वृद्धि दर था। ठीक है, तो ऐसा टाइप से चार्ट बना हुआ है, ऊपर वाला अधिकतम, नीचे वाला न्यूनतम, ये इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी और भी जो भी चीज़ें हैं उसको आगे हम लोग समझते हैं। देखो, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट और छूटा हुआ है, एक पॉइंट और छूटा हुआ है, उसको आगे देखते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, ये सभी क्षेत्रों का योगदान, वृद्धि दर, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं वो सभी स्थिर भाव पर था। ठीक है, स्थिर भाव पर जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं इसमें प्रचलित भाव से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रीलिम्स 2022 में। प्रचलित भाव पर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन तीनों का योगदान कितना कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। ये पूछा गया था, मतलब ये एग्जाम में आ चुका है, तो इनको और याद रख लेंगे। ये जो आप लोग यहाँ याद रखना, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में स्थिर भाव पर, ये आपने देखा। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, ये इतना % है। ये सेवा क्षेत्र का आप लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र का आप लोगों ने स्थिर भाव पर योगदान को आपने देखा। इसी प्रकार से प्रचलित भाव पर योगदान यहाँ पर लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में प्रचलित भाव पर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तीनों का योगदान इतना इतना % है, इसको देख लेंगे। ठीक है, 21.79% कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का 42.28% है और सेवा क्षेत्र का 35.93% है योगदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, और वो भी प्रचलित भाव पर, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको इसको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम कृषि को समझ रहे हैं। ठीक है, कृषि को मेन समझ रहे हैं। हमने देखा है कृषि में फसल आता है, वानिकी आता है, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी चीज़ आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? फसल क्षेत्र का आपसे योगदान पूछा गया। अभी मैंने आपको एक बड़ा सा चार्ट बताया था, उसमें कितना कितना प्रतिशत इनका योगदान है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो उसी में आप देखेंगे तो 9.89% क्या है फसल क्षेत्र का योगदान है। देखो, छत्तीसगढ़ का अगर कृषि बोला जाएगा तो ये सभी कृषि के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, सभी क्या है? कृषि के अंतर्गत शामिल है, जिसमें फसल भी आता है, वानिकी भी आता है, मछली पालन भी आता है, पशुपालन आता है। ठीक है, ये कृषि है, ये कृषि में ये सभी आते हैं। ठीक है, ये सभी आते हैं किसमें? कृषि में। अब इन सब का योगदान, इन सब का वृद्धि दर कितना कितना प्रतिशत है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या है? 9.89%। फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कितना है? 9.89%। 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का ही देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये इतना है। इसी प्रकार से वानिकी क्षेत्र का इतना है, मछली का, पशुपालन का इतना इतना % है। इन सब में वृद्धि दर को भी इस प्रकार से देख लेंगे। अब देखिए कृषि में जैसे कि हम क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही जीवन यापन करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या क्या करते हैं? कृषि पर भी निर्भर हैं। 82% जो परिवार हैं छत्तीसगढ़ में, लगभग 82% जो परिवार है, जो फैमिली है, वो लघु एवं सीमांत कृषि मतलब कृषक के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लघु एवं सीमांत, ध्यान में रखिएगा इसको। प्रदेश में
कृषक परिवारों की संख्या 40.10 लाख है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट है। लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर जीवन यापन करती हैं। 82% जो जनसंख्या मतलब 82% जो लोग हैं वो लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद प्रदेश में कृषि मतलब कृषक परिवारों की जनसंख्या पूछा जाएगा तो 40.10 लाख यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आता है, कृषक परिवारों की संख्या इतनी है। देखिए स्थिर भाव पर 2016-17 में फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान क्या रहा? फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान क्या रहा? सर्वाधिक रहा। और अच्छा, छत्तीसगढ़ का योगदान तो ये सर्वाधिक रहा। ठीक है, वृद्धि दर सर्वाधिक रहा कि नहीं रहा? फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान और वृद्धि दर, ठीक है, सर्वाधिक रहा, सर्वाधिक। ठीक है, दोनों देखो। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक, क्या होगा? सी होगा। फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान सर्वाधिक रहा 2016-17 में। 2016-17 में ही छत्तीसगढ़ के जो वृद्धि दर है, फसल क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो भी क्या रहा? 2016-17 में सर्वाधिक रहा। ठीक है, ये कितना परसेंट यहाँ पर योगदान था, कितना परसेंट यहाँ पर वृद्धि दर, उसको यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है? 2017-18 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रही। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, अब फिलहाल तो हम लोगों ने कृषि का भी देख लिया है, कृषि का देख लिया है, उद्योग का सबका जो चार्ट मैंने आपको समझाया वहाँ पर मैंने समझा दिया है कि कब कब ज़्यादा रहा है, कब कब कम रहा है। लेकिन 2017-18 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक रहा है। इस पॉइंट को और याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? बोया गया क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर देखिए। देखो, कृषि भूमि जो कि बोया गया क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर हमको बताया गया है। देखो, एक तो शुद्ध बोया गया हम लोग क्षेत्र देखते हैं, एक द्विफसली बोया गया क्षेत्र देखते हैं, एक तो सकल या फिर कुल बोया गया क्षेत्र देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र में जो राजनांदगांव है वहाँ पर सबसे अधिक है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। द्विफसली बोया गया क्षेत्र में भी राजनांदगांव आगे है और सकल बोया गया क्षेत्र में भी राजनांदगांव आगे है। और न्यूनतम की अगर बात किया जाएगा तो न्यूनतम नारायणपुर में है, द्विफसली में बीजापुर में है और सकल बोया गया क्षेत्र में नारायणपुर है। ठीक है, न्यूनतम में। ठीक है, न्यूनतम इस प्रकार से यहाँ पर यह है। राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? ठीक है, प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? अब देखो, इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको समझने के लिए हमको इसको समझना पड़ेगा। देखो, अगर जब भी तिलहन फसल पूछा जा रहा है या दलहन पूछा जा रहा है, फिर अनाज पूछा जा रहा है, प्रमुख पूछा जा रहा है, ठीक है, इसमें ये प्रमुख कौन है, इसमें ये प्रमुख कौन है, इस प्रकार से पूछा जाएगा, प्रमुख के बारे में बात किया जाएगा, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। देखो, जैसे कि यहाँ पर इस चार्ट में आप देखेंगे तो ये अनाज के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अनाज के बारे में बात करें, मतलब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये सभी अनाज है। यहाँ पर दाल के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो भी दिया है वो दाल है। यहाँ पर तिलहन के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो भी दिया हुआ है वो तिलहन है और लास्ट वाला एक गन्ना है। ठीक है, इसको अलग श्रेणी में शामिल रखा गया है, अलग अलग कर दिया गया, इसको अलग है वो। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक उत्पादन, जैसे कि अनाज में अगर बात करेंगे तो धान का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। यहाँ पर उत्पादन दिया हुआ है, ठीक है, मीट्रिक टन में। देखो 1000 मीट्रिक टन में इन सबका उत्पादन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि धान का जो उत्पादन है 2021-22 में, अब यहाँ पर 2021-22 को याद रखेंगे ना, क्योंकि देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का पढ़ रहे हैं, लेकिन 2021-22 का हम उत्पादन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डेटा होता है वो जैसे कि खनिज का हो या फिर कृषि का हो, जो डेटा होगा वो पुराना होगा, मतलब कि 2001 साल पुराना होगा। 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण है, लेकिन जो डेटा है वो 2021-22 का आप देखेंगे, क्योंकि पुराना डेटा को ही यहाँ पर शो किया जाएगा ना, बताया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि 2022-23 जब रनिंग था, जिस समय 2022-23 रनिंग था उसी समय फसल का उत्पादन हो गया, ऐसा तो नहीं है। फसल को उत्पादन हुआ, फसल को उत्पादन जो भी हुआ है उसको फिर आर्थिक सर्वेक्षण में डाल करके हम लोग उसको पढ़ते हैं।
तो इसीलिए 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 का हम लोग डेटा यहाँ पर देखते हैं। तो 2021-22 में अगर उत्पादन की बात किया जाएगा वो 1000 मीट्रिक टन में जो भी रहेगा यहाँ पर दिया हुआ है। तो धान का उत्पादन यहाँ पर 13,238.5 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार से मक्का का उत्पादन 430.9 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ, मक्का का उत्पादन हुआ है ना, ये धान का और ये मक्का का। अब ये सब का गेहूं का, कोदो कुटकी का यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको याद नहीं रखेंगे चलेगा, आप सिर्फ याद रखो धान का और मक्का का। अब इन सब को मिलाकर कुल अनाज बोल देंगे। तो कुल अनाज का जो उत्पादन है, देखो यहाँ पर एक दो डेटा अगर मैं नहीं भी लिखा हूँगा, मतलब कुछ अनाजों में अगर एक दो पॉइंट अगर मैं छोड़ भी दिया हूँगा, उसको भी मतलब उसको आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो सब नेग्लिजिबल था इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। अगर कुछ पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ है तो, क्योंकि सभी को यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, जिसका उत्पादन अधिक हुआ है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ। तो अनाज में अगर हम देखें तो ये सभी शामिल है। तो अगर कुल अनाज का उत्पादन पूछा जाएगा तो इतना है, 13,903.58 हजार मीट्रिक टन कुल अनाज का उत्पादन हुआ है, ठीक है। कुल अनाज का उत्पादन 13,903.58 हजार मीट्रिक टन कुल अनाज का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में 2021-22 में हुआ, ये बोला जा रहा है। इसी प्रकार से कुल दालों का उत्पादन, दालें का उत्पादन, ठीक है। तो ये जिस चना का उत्पादन हुआ है 260.33 हजार मीट्रिक टन, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर लाखड़ी का दिया है 103, है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़द का दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो इन सब को जोड़ करके अगर हम देखें तो कुल दाल का जो उत्पादन है 431.16 हजार मीट्रिक टन कुल दाल का उत्पादन हुआ है 2021-22 में। इसी प्रकार से कुल तिलहन पूछा जाएगा तो 103.05 हजार मीट्रिक टन कुल तिलहन फसल का उत्पादन हुआ है। और इन कुल तिलहन फसलों में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है 42.44 हजार मीट्रिक टन। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इस अनाज में सबसे अधिक उत्पादन धान का हुआ है, दालों में सबसे अधिक उत्पादन चना का हुआ है, तिलहन में सबसे अधिक उत्पादन मूंगफली का हुआ है। तो जिसका उत्पादन अधिक होता है उसी को प्रमुख फसल के रूप में शामिल करते हैं। जैसे कि अनाज में देखेंगे तो प्रमुख फसल धान हो जाएगा, दाल में देखेंगे तो प्रमुख फसल चना हो जाएगा, और तिलहन में देखेंगे प्रमुख फसल क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। जिसका उत्पादन अधिक वही क्या होता है, प्रमुख फसल होता है। तो प्रमुख फसल किसमें पूछा गया, तिलहन में पूछा गया। तिलहन में प्रमुख फसल कौन सी है, तो मूंगफली है ना। तिलहन में क्या है, तिनफल में देखो मूंगफली है, ये तिलहन में मूंगफली, ये प्रमुख फसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021-22 में निम्न फसलों के उत्पादन में गलत है, उसको अभी और हम लोग समझेंगे ना। उसका क्षेत्रफल को अभी तक हम लोग नहीं समझे हैं, है ना। उसको क्षेत्रफल को नहीं समझे, सिर्फ उसको उत्पादन को देखें, अभी इसको और देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2021-22 में निम्न फसलों के उत्पादन में, ठीक है, यहाँ पर उत्पादन में दिया गया है। तो उत्पादन में क्या बोल रहे हैं, गलत कथन बोला गया है, गलत कथन। तो धान का उत्पादन हम लोगों ने जितना भी देखा था, धान का उत्पादन इतना दिया 13,238.5 हजार मीट्रिक टन दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है। चना का उत्पादन 260.33 हजार मीट्रिक टन दिया हुआ है, ये भी सही है। मूंगफली का उत्पादन कितना दिया है, 34.08 दिया, ये नहीं है, ठीक है, ये 42 के आसपास था, 42 पॉइंट कुछ ऐसा था। ये गन्ना दिया हुआ है 69.33 हजार मीट्रिक टन, ठीक है, ये भी सही है। देखो ये तीनों सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है ना। मतलब कि हमारा आंसर ये वाला लेना पड़ेगा, मतलब कि ये वाला हमको गलत क्वेश्चन चुनने के लिए बोला गया था। तो मूंगफली वाला ये सही, ये सी ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि देखो 69 गन्ना, ठीक है, 69 गन्ने का है, 42 यहाँ पर हम लोगों ने मूंगफली का देखा, ठीक है, यहाँ पर कितने दिया है, मूंगफली का यहाँ पर 34 दे दिया, इसलिए मूंगफली वाला जो ऑप्शन है इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब कि वो हमारा सही आंसर है, ये होना चाहिए था, ठीक है। 34 ना होकर के यहाँ पर 42 होना चाहिए था। चना का 260 दिया है और धान का 13,238 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें ये उत्पादन हम लोगों ने समझ लिया, अब इनका क्षेत्रफल समझिए। तो ये अलग अलग जो भी फसल है, इन कितने कितने क्षेत्रफल में इनका फसल लगाया गया था वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो तीनों को याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर धान का याद रखना है, चना का याद रखना है, और यहाँ पर आपको राई सरसों का याद रखो, क्योंकि क्षेत्रफल में इसका अधिक है, राई सरसों का। मूंगफली का नहीं है ना, याद रखेंगे, मूंगफली का ना होकर के यहाँ पर जो राई सरसों है उसका अधिक है क्षेत्रफल, है ना। मतलब तिलहन फसलों में सबसे अधिक लगाया गया था, मतलब कि क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तिलहन फसलों में क्षेत्रफल किसका अधिक है, तो यहाँ पर राई सरसों का याद रखना है, ठीक है। उत्पादन में यहाँ पर मूंगफली का था, लेकिन क्षेत्रफल में यहाँ पर किसका है, राई सरसों का।
और यहाँ पर दाल में अगर पूछा जाएगा तो चना का है, ठीक है, चना का उत्पादन भी अधिक है और क्षेत्रफल भी अधिक है। इसी प्रकार से अगर अनाज में पूछा जाएगा तो यहाँ पर उत्पादन भी अधिक है और यहाँ पर उसका क्षेत्रफल भी अधिक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है औसत उत्पादन, ठीक है, औसत उत्पादन। तो अगर औसत उत्पादन पूछा जाएगा, ये औसत उत्पादन मतलब कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूछा जाता है, प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम का औसत उत्पादन हुआ है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, एक तो आपसे पूछा जाएगा धान का, या तो पूछा जाएगा चना का, या तो पूछा जाता है गन्ना का, ठीक है, गन्ना वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रति हेक्टेयर गन्ना का सबसे ज़्यादा है, देखिए 5316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है गन्ना का, ठीक है, गन्ना का 5316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा, चलो अब दिख रहा होगा, ठीक है, 5316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर धान का 3045 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर धान का होता है, और यहाँ पर चना का 782 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चने का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से किसका इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम होता है इस प्रकार से दिया गया, ठीक है, औसत उत्पादन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राज्य में 2021-22 में फसल उत्पादन का सही क्रम बताइए पूछा जा रहा है। राज्य में 2021-22 में फसल उत्पादन का सही क्रम पूछा गया है। अब देखो, जितने भी जो फसल अभी देखे हैं ना, उन सब के उत्पादन का यहाँ पर क्रम पूछा गया है। तो सबसे अधिक तो उत्पादन धान का हुआ था, ठीक है, हमको याद है धान का हुआ था, ठीक है, ये सब में धान 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 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मक्का था, ठीक है, मक्का था, वो भी चलो यहाँ पर मक्का 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 दे दिया है। तीसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे गेहूं था कि चना था कि ये तो नहीं है फिलहाल, यह तो होगा नहीं, या तो गेहूं होगा या तो चना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर को जानने के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, या तो आप इसको समझ सकते हैं, है ना, इसको आप देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर सिंपल आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर ट्रिक बना के भी मैं रख दिया हूँ, ठीक है। देखो, अगर ये उत्पादन के बारे में बात करेगा तो सबसे ज़्यादा धान का, फिर मक्का का, फिर चना का, फिर गेहूं का, ठीक है, उसके बाद लाखड़ी का, लाखड़ी मतलब तिमड़ा होता है, इसके बाद मूंगफली का। तो इस प्रकार से इसका उत्पादन का कम है, तो ये कुछ ऐसे इसको याद रखेंगे, धाम चगेला मुँह, ऐसे कुछ इसको रट लेंगे 2-4 बार, है ना। इसको ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। धान है, मक्का है, चना है, गेहूं है, लाखड़ी है, मूंगफली है, ठीक, ऐसा कुछ इसका है। तो छत्तीसगढ़ के फसल उत्पादन में इन सभी का इस प्रकार से क्रम है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सही आंसर क्या होगा, धान मक्का चना गेहूं लाखड़ी, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, धाम चगेला मुँह, ऐसे टाइप का, है ना। तो धान मक्का चना गेहूं लाखड़ी, ठीक है, धाम चगेला मुँह, ऐसे टाइप का कुछ इसको रटना पड़ेगा। इसको देखें, फसलों के बुआई के क्षेत्रफल का क्रम पूछा गया है, ठीक है, 1000 हेक्टेयर ये जो भी होता है, या फिर 1000 मीट्रिक टन ये जो भी होता है उसको देख लेंगे आप लोग। तो वर्ष 2021-22 में फसलों के बुआई के क्षेत्रफल का क्रम में पूछा जा रहा है। तो इसको भी याद रखने के लिए धान है, चना है, फिर लाखड़ी है, ठीक है, ये क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, वो उत्पादन के बारे में बात किया था, और ये क्या है, क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रफल में जैसे कि धान चना लाखड़ी गेहूँ फिर मक्का है, तो ये धान चना लगा, है ना, ऐसे इसको याद रखेंगे। देखो, पहले क्या है, धान है, फिर चना है, फिर ला से क्या है, लाखड़ी है, फिर गा से क्या है, गेहूं है ना, लगा ऐसे, फिर मक्का ऐसे, धान चना लगा मक्का नहीं, ठीक है, धान चना लगा मक्का नहीं, ठीक है, लास्ट में नहीं लिखा गया है ऐसे। तो धान चना लगा मक्का नहीं, तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल का क्रम भी याद रखेंगे और आपको उत्पादन का क्रम भी याद रखना है, धाम चगेला मुँह, ऐसे टाइप का। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में तिलहनों का उत्पादन क्या था। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि इसका उत्पादन कितना था, 103.05 हज़ार मीट्रिक टन। देखो यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि अनाज का उत्पादन 13,903 हज़ार मीट्रिक टन, दाल का उत्पादन 431.16 हज़ार मीट्रिक टन, तिलहन का उत्पादन 103.05 हज़ार मीट्रिक टन, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो इस प्रकार से इतना है, उसको याद रखेंगे। एक पॉइंट आपको कभी कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पर जो धान का उत्पादन है वो 13,238.5 हज़ार मीट्रिक टन है, जबकि कुल अनाज का उत्पादन 13,903
ठीक है, ये दशमलव होगा, यहाँ पे ये कॉमा लग गया है, 0.58 हजार मीट्रिक टन है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अनाज का और धान का, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ए है। 33 देखिए, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में मूंगफली का कुल उत्पादन क्या है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, क्या देखा है कि 42.44 हजार मीट्रिक टन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मूंगफली का कुल उत्पादन कितना है, 42.44 हजार मीट्रिक टन। ठीक है, हो सकता है छुप गया होगा, ये देखिए इस प्रकार से मूंगफली का उत्पादन इतना। चना का उत्पादन पूछा जाएगा तो 260.33 हजार मीट्रिक टन है। धान का उत्पादन पूछा जाएगा तो 13,238.5 हजार मीट्रिक टन है। ठीक है, इस प्रकार से इन सब का उत्पादन इतना इतना हुआ है। ठीक है, इसका इस सबको याद रखेंगे। यहाँ पर गन्ना का भी याद रखेंगे। ठीक है, गन्ना का यहाँ पर 69.33 जो हजार मीट्रिक टन है वो उत्पादन हुआ है। ठीक है, गन्ना का कितना है, 69.33 हजार मीट्रिक टन ये गन्ने का उत्पादन है। तो इस प्रकार से किस किस फसल का कितना कितना उत्पादन हुआ है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। 24वां देखें, छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ था। अब दलहन फसल में किसका उत्पादन सबसे अधिक हुआ था ये पूछे जा रहे हैं। क्या क्या दिया है देखो, लाखड़ी है, उड़द है, चना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, चना। चना का उत्पादन ये इतना हुआ है। मतलब अगर दलहन में पूछा जाएगा, मतलब दालों में अगर पूछा जाएगा इन सब में, तो चना का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, 260.33 हजार मीट्रिक टन हुआ है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि कुल तिलहन में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ है, तो मूंगफली का हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा जाएगा अनाज में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ है, तो धान का हुआ है ना, यहाँ पर आएगा भी। देखिए धान के बाद, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, धान के बाद किस फसल का उत्पादन वर्ष 2021-22 होना चाहिए। ठीक है, 21-22 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ है। धान के बाद किस फसल का उत्पादन वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ है। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि धान के बाद मक्का जो फसल है इसका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में हुआ है ना। यहाँ पर ट्रिक भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये धान चगेला मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। धान, मक्का, चना, गेहूँ, लाखड़ी, मूंगफली, और इसी प्रकार से धान, चना, लाखड़ी, गेहूँ, मक्का, ये सभी किसमें है, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल में सबसे अधिक किसका किसका है, धान है, फिर चना है, फिर लाखड़ी, फिर गेहूँ है, फिर मक्का है। इसको याद रखने के लिए धान, चना लगा, मक्का नहीं, ऐसा बोला था। धान चगेला मुँह में उत्पादन का क्रम याद रखने के लिए बताया था। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए इसको समझिए। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिलहाल वही उसी वाला क्वेश्चन है ये, कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है। देखो यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, द्विफसली और सकल बोया गया क्षेत्र, ये तीनों में पहले डिफरेंस समझिए। जैसे मानकर चलिए आपके पास एक ज़मीन है, ये इस प्रकार से, ये 10 एकड़ का ये खेत है मानकर चलिए। ठीक है, 10 एकड़ का ये खेत है। इस 10 एकड़ के खेत में आपने क्या लगाया, खरीफ फसल लगाया। खरीफ फसल आपने लगाया। इस खरीफ फसल में मान चलिए आपने धान लगाया, धान आपने उगा लिया 10 एकड़ में, है ना। 10 एकड़ में आपने धान उगा लिया। अब जब रबी फसल का समय आया, रबी फसल के समय आपने इसमें से 3 एकड़ जमीन में चना लगा लिया। रबी फसल में क्या किया आपने, चना लगाया 3 एकड़ में, है ना। ये 10 एकड़ में और ये 3 एकड़ में आपने चना लगा लिया। तो 10 एकड़ में आपने पूरा धान लगाया था, पूरा 10 एकड़ में आपने धान लगाया था, लेकिन इसी 10 एकड़ का जो 3 एकड़ है इसमें आपने चना लगा लिया। तब यहाँ पर देखेंगे तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 10 एकड़ कहलाएगा, द्विफसली बोया गया क्षेत्र में 3 एकड़ कहलाएगा, क्योंकि आपने इसी क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है 3 एकड़ जिसमें आपने दोबारा फसल लगाया है, रबी फसल आपने लगाया है। और सकल कहलाएगा ये दोनों को जोड़ करके, 3 और 10 को जोड़ेंगे तो 13 जो बन जाएगा वो 13 एकड़ कहलाएगा सकल बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, द्विफसली बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, तीनों में डिफरेंस याद रखेंगे। ये तीनों का क्षेत्रफल कितना कितना है उसको भी याद रखेंगे। तीनों का क्षेत्रफल कितना कितना है उसको भी याद रखेंगे। 46,30,966 हेक्टेयर जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ना। इसी प्रकार से द्विफसली बोया गया क्षेत्र 10,72,879। ठीक है, ये कितना है द्विफसली बोया गया क्षेत्र। फिलहाल याद रखेंगे 10,46,00,000, 46,00,000 शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 10,00,000 द्विफसली बोया गया क्षेत्र और 57 दोनों को जोड़ देंगे 57 बन जाएगा। 57 सकल बोया गया क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, 57 लाख सकल बोया गया, फिर कुल बोया गया क्षेत्र। तो हमसे पूछा गया था, अच्छा पूछा गया फिलहाल सबसे न्यूनतम कहाँ है। तो इसमें देखो पहले सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि नारायणपुर में है। जैसे कि इसमें सकल बोया गया क्षेत्र को देखेंगे, सकल बोया गया क्षेत्र में सबसे कम नारायणपुर में है। यहाँ पर देखो कृषि योग्य भूमि नारायणपुर में।
अगर द्विफसली में पूछा जाता तो बीजापुर में याद रखना था, है ना, बीजापुर, नारायणपुर, और ये नारायणपुर यहाँ पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, है ना, सकल बोए गए क्षेत्र में भी नारायणपुर और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में भी नारायणपुर रहे। चलिए अब इसके बाद देखो, ऐसे यही वाला क्वेश्चन है, ऐसे द्विफसली है ना, द्विफसली के बारे में बात कर रही है। द्विफसली क्षेत्र सबसे कम किस में है? द्विफसली क्षेत्र सबसे कम किस में है? बीजापुर में है, बीजापुर में सबसे कम द्विफसली क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल आबादी, छत्तीसगढ़ के राज्य कुल आबादी कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे कार्य में जुड़े हुए हैं, है ना, तो हम लोगों ने देखा 80% कार्य, ठीक है, यहाँ पर मैंने समझा भी दिया था आपको, ये 80% लोग कृषि पर जीवन यापन करते हैं, है ना। इसी प्रकार से 82% लोग लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, और 40.10 लाख जो परिवार हैं वो कृषक परिवार हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है ना, ये 82% हम लोगों ने देख लिया। लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत 82% है। छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या पूछा जाएगा, भूमि जोतों की संख्या पूछा जाएगा, फिर कृषक परिवारों की संख्या पूछा जाएगा, तो कितना है? 40.10 लाख। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से सही संबंध का चयन करना है। कुल बोया गया क्षेत्र हम लोगों ने कितना देखा है? इतना देखा है, 57 लाख। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना देखा है? 21 लाख, 21 लाख नहीं, कितना देखा था हम लोग? 46 लाख, है ना, 46 लाख शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और 10 जो था वो द्विफसली था, है ना। इस कुल बोया गया क्षेत्र में 57 और 46 क्या था? 46 था आपका ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और 10 क्या था? द्विफसली था, है ना, ऐसा टाइप का था। अब हम लोगों ने सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र अभी नहीं पढ़ा है। अब इन दोनों में होता क्या? शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है और कुल सिंचित क्षेत्रफल क्या होता है, उसको समझिए। इसका आंसर आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ए का 2 होगा, ठीक है, ए का 2 है तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 है, बी का 3 है, ठीक है, बी का 3 है, इस प्रकार से, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी का 4 और डी का 1, ऐसा टाइप है। अब देखिए इसको समझिए, मैं समझाता हूँ पहले, उसके बाद समझ में आएगा आपको। इसको यहाँ पर समझिए, ये हम लोगों ने क्या समझा कि छत्तीसगढ़ में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 46 लाख है, द्विफसली बोया गया क्षेत्र 10 लाख, सकल बोया गया क्षेत्र 57 लाख, इतना है ये, ठीक है। 46 लाख, 10 लाख और 57 लाख ये है। अब देखिए इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र मतलब कि 46 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है, इसमें से जितने क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा है उसको बोला जाता है शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र। देखो ये शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है, इस शुद्ध बोया गया क्षेत्र में जितने क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उसको बोला जाता है शुद्ध या फिर निरा सिंचित क्षेत्र बोला जाता है। तो जो शुद्ध या निरा सिंचित क्षेत्र है वो 35% है, मतलब कि इस क्षेत्रफल का 35% क्षेत्रफल मतलब कि 16.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यही सिंचाई की सुविधा मतलब कि देखो ये 16.04 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वही शुद्ध सिंचित क्षेत्र कहलाएगा। इसी प्रकार से ये जो कुल सिंचित क्षेत्र है, इस कुल सिंचित क्षेत्र का 38% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है 57 लाख हेक्टेयर में सिर्फ 21 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसी को कहा जाता है, मतलब इसी 21 लाख हेक्टेयर को क्या कहेंगे? इसी 21 लाख हेक्टेयर को हम क्या कहेंगे? शुद्ध सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र बोलेंगे। शुद्ध तय हो चुका है, कुल सिंचित क्षेत्र बोलेंगे, है ना, कुल सिंचित क्षेत्र। तो कुल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र में याद रखेंगे। एक बार फिर समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जो सकल बोया गया क्षेत्र है ना, मतलब 57 लाख हेक्टेयर है। इस सकल बोए गए क्षेत्र में जितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उसको कुल सिंचित क्षेत्र बोलेंगे, है ना, मतलब सकल बोए गए क्षेत्र फिर कुल बोए गए क्षेत्र में जितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है इसी क्षेत्र को हम कुल सिंचित क्षेत्र बोलेंगे। ये जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है, इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है इसको शुद्ध सिंचित क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। ये शुद्ध या फिर निरा सिंचित क्षेत्र बोलेंगे इसको, और ये कुल सिंचित क्षेत्र हम लोगों ने देखा, ठीक है। दोनों में इस प्रकार से डिफरेंस है, याद रख लेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा और कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा, ऐसे होगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण है, इतना खाने का हलवा नहीं है, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। अरे गरे लोग नहीं पढ़ा सकते इसको, ठीक है। आप
यूट्यूब में खोजिए वीडियो, सबसे कम आपको आर्थिक सर्वेक्षण का मिलेगा। इसको पढ़ाना, इसको समझाना, इसका डेटा को कलेक्ट करना, एक्यूरेसी के साथ बताना, ये इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग है ना इसी में फंस के रह जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब किसी किसी बुक में मैं भी कंफ्यूज था कि ये प्राथमिक कृषि साख समिति की जो संख्या है वो कितनी, मतलब कि किसी बुक में अलग दिया हुआ है, किसी बुक में और अलग अलग इस टाइप से दिया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे अपडेटेड डेटा मिला है, गवर्नमेंट को जो भी ऑथेंटिक बुक है वहाँ से मैं जो भी डेटा मैं निकाल कर लाया हूँ उसके अनुसार यहाँ पर इसको मैं लिखवा दिया हूँ, इसको आपको याद रखना है ना। कृषक उपज मंडियों की संख्या 69 है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। अन्य महत्वपूर्ण जो भी तथ्य यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद और हमारा कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उनको आगे देखेंगे। उप मंडियों जो कार्यरत है वो कितना है, 118 है। प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 2058 है और धान उपार्जन केंद्र 2311 है। वर्तमान में मतलब कि नवंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। आदर्श मंडियों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 5 है। कौन कौन से है, राजनांदगांव है ना, राजनांदगांव है, कंवर्धा है, मुंगेली है, धमतरी है, कुरुद है। और पूर्ण जैविक जिला 5 है। कौन कौन सा, गरियाबंद है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है और सुकमा है ना। इस प्रकार से ये आदर्श मंडियों की संख्या याद रखेंगे। कौन कौन कहाँ कहाँ आदर्श मंडी है उसको भी याद रखेंगे। पूर्ण जैविक जिला कौन कौन सा है उसको भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य है जो भी है इनको देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अब छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पर उद्यानिकी एवं वानिकी शुरू होने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग फसलों के बारे में बात कर रहे थे, कृषि क्षेत्र में जो फसल है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्यानिकी और वानिकी है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का जो क्षेत्रफल है उसको समझने के लिए हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। संपूर्ण जो उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल पूछा गया है, मतलब कि रकबा पूछा गया है ना। रकबा मतलब कि क्षेत्रफल वही पूछा गया है। उत्पादन पूछा जाता तो हमको अलग लेता, मतलब अलग लेते। क्षेत्रफल पूछा गया है मतलब कि हमको अब यहाँ पर अलग लेना पड़ेगा। देखिए तो ये 8,03,653 है ना, 8,03,653 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या है छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का कुल क्षेत्रफल है ये, है ना। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है ना इसका आंसर यही है, 8,03,653 हेक्टेयर, है ना। 8,03,653 हेक्टेयर वर्ष 2021-22 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल इतना ही है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ये है। इसी को अगर संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का उत्पादन पूछ दिया होता तो हमको इतना इसको लेना पड़ता। ठीक है, इसमें देखिए कितना जीरो है, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 7, 7 जीरो है, मतलब कि यहाँ पर सीधा करोड़ बोलेंगे। तो 1,97,032 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है उद्यानिकी फसलों का। ठीक, इस प्रकार से ये है। एक का क्वेश्चन होगा, देखते हैं उसको। चलो आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको याद रखेंगे। 1 करोड़ है ना, 1,97,032 मीट्रिक टन उद्यानिकी फसलों का उत्पादन हुआ है। अब देखो उद्यानिकी फसल के अंतर्गत आते क्या क्या हैं। इसी प्रकार से देखो आपसे अगर औसत उत्पादन पूछा जाएगा, जैसे कि उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत हम लोग पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं। सब्जी आता है, फसल आता है, मसाला आता है, पुष्प आता है और औषधि आते हैं। ये सभी आते हैं उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत। अब इन सब का कितना कितना क्षेत्रफल में इसका बोया गया था, क्षेत्र वो दिया हुआ है, कितना कितना इसका उत्पादन हुआ है मीट्रिक टन में दिया हुआ है। ठीक, इतना इतना मीट्रिक टन यहाँ पर इनका उत्पादन होता है, ये दिया गया है। और इनका मतलब औसत उत्पादन कितना हुआ है, औसत उत्पादकता या फिर औसत उत्पादन इनका कितना हुआ है, ये मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। तो सब्जी का उत्पादन, फल का उत्पादन, मसाला, पुष्प, औषधि, इन सब का औसत उत्पादन इस प्रकार से। तो ये सब को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखेंगे कुल सब को मिला करके योग निकलेगा। तो कुल क्षेत्रफल में मतलब कुल उद्यानिकी फसलों का जो क्षेत्रफल था वो इतना था, कुल जो उद्यानिकी फसलों का उत्पादन था वो इतना था। ठीक है, इतना मीट्रिक टन था। और ये औसत उत्पादन अगर पूछा जाएगा तो ये इतना है, 10.27 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उद्यानिकी फसलों का क्या है, औसत उत्पादन है। तो इस प्रकार से तीनों है, इसको ध्यान में रखेंगे। उत्पादन में और रकबा में देखो क्रम पूछा जाएगा तो इसी क्रम में याद रखेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पर उत्पादन में इसी क्रम, देखो यहाँ पे पहले क्या है, फल है, सॉरी सब्जी है, पहले सब्जी है, फिर फल है, फिर मसाला है, फिर पुष्प है, फिर औषधि है। रकबा में भी क्या है, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, फिर औषधि। इनका उत्पादन का भी क्रम वही है, इनके रकबा मतलब इनके क्षेत्रफल का भी क्रम वही है। ठीक है, तो दोनों का क्रम वही है और दोनों को ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं।
अब एक दो पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब प्रारंभ की गई? 5 मई 2005 को प्रारंभ की गई है, जिस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू था। हमारे भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू था उस समय। ये 5 मई 2005 को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन ये चालू प्रारंभ की गई थी। वानिकी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी, ये हम लोग देख चुके हैं ना। देखो स्टार्टिंग में जो देखे थे ना, फसल का कृषि मतलब फसल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल, उद्यानिकी, वानिकी, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। मछली पालन, पशुपालन, ये सब का देखा था ना, उसी में ये भी शामिल था। मतलब कि वानिकी या फिर उद्यानिकी, इसी को बोलते हैं, उद्यानिकी बोले या फिर वानिकी बोले। इसका छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान हम लोगों ने देख चुका है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान 3.19% और वृद्धि दर 4.05%, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और याद रखेंगे, विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान तथा 2 सब्जी बीज सह प्रगुण क्षेत्र है। सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुण क्षेत्र, ठीक है, प्रगुण क्षेत्र, प्रक्षेत्र है या फिर क्षेत्र बोलो इसको। कहाँ कहाँ पे है? बाना में है और राजपुर में है। ठीक है, राजपुर में दुर्ग है, रायपुर में है बाना। ठीक है, बाना और राजपुर, ये 2 देख लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा? सब्जियों का हम लोगों ने देखा ना, सब्जियों का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक हम लोगों ने देखा। 35 देखें, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने अभी जस्ट देखा इसको। वर्ष 2021-22 में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन मतलब कुल उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन हुआ है? उत्पादन पूछा है। देखो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था इसको, तो उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन पूछा गया था। देखो 2,2,4,2,3,6,7 1,97,000 और 32 मीट्रिक टन, ये हम लोगों ने देखा था। इसका आंसर क्या होगा? ए सही है। ये देखा है ना, 1,97,032 मीट्रिक टन उत्पादन। 37वां देखिए, वर्ष 2021-22 में उद्यानिकी फसलों का औसत उत्पादन पूछा जा रहा है। ठीक है, औसत उत्पादन भी हम लोग देख लें, 10.27%। ठीक है, देखें 10.27%। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों के उत्पादन का सही क्रम बताना है। सब्जी, फल, मसाला, पुष्प और औषधि। ठीक है, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, यही इसका क्रम होता है। सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि। उद्यान हम लोग देख चुके हैं ना इसको, वही क्वेश्चन है। ये उत्पादन का क्रम देखे हैं, ये उसका मतलब रकबा का क्रम हम लोगों ने देखा है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान। अब देखो यहाँ पर पशुधन के बारे में बात किया, मतलब कि पशुधन या फिर पशुपालन का योगदान कितना है। तो छत्तीसगढ़ का जो हम लोगों ने कृषि देखा था, उस कृषि में देखो, ये कृषि के अंतर्गत ये सभी शामिल है, फसल भी शामिल है, वानिकी भी शामिल है, मछली पालन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, ये चारों के चारों इसमें शामिल है। और इन सब का योगदान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितना कितना प्रतिशत है, इनका वृद्धि दर कितना कितना प्रतिशत है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ। तो इसमें पशुधन का योगदान कितना है? पशुधन का योगदान 1.65% है। 1.65% क्या है? पशुधन का योगदान है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, याद रखेंगे, है ना। मछली पालन का 2.17 है, वानिकी का 3.19 और फसल का 9.89। पशु संगणक 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बकरे, बकरियाँ, गौवंशी, गाय और सूकर, इसको यहाँ पर समझिए। यहाँ पर ये जितने भी पशु है उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको देखना है। देखो बकरे बकरियों का जो संख्या है वो 40 लाख है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे तो इसको छोड़ देना, कुटकुट उत्पादन को छोड़ देंगे, कुटकुट को भी लास्ट में देखेंगे। ठीक है, कुटकुट को अलग रखना है, मतलब कुक्कुट को, है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बकरे बकरियों के बारे में बात किए, फिर भैंसवंशी है, ठीक है, 36 लाख है, फिर गौवंशी ये 32 लाख है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। बकरे बकरियाँ, भैंस और गाय, ठीक है, बकरे बकरियाँ, भैंस, गाय और लास्ट में सूकर आएगा, मतलब सुअर को ही सूकर बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका है। इसको देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना
जून 2001 में की गई है। ठीक, इस प्रकार से इसको देख लेंगे। ये फिलहाल ये इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एक एक बार हल्का फुल्का पढ़ लेंगे। फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? अंजोरा दुर्ग में की गई है। गोकुल ग्राम की स्थापना मतलब गौ अभ्यारण्य झालम बेमेतरम बनाया गया है। सुराजी गांव योजना, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बारी चलाई जा रही है। योजना अंतर्गत वर्तमान में 10,559 गौठानों का स्वीकृति प्रदान की गई है। इस टाइप से ये बोला जा रहा है। फिलहाल ये करंट अफेयर्स में डेटा अपडेटेड होते जाता है, बीच बीच में बदलते जाता है, तो करंट अफेयर्स के आधार पर आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। जो भी ये सब डेटा है या फिर इससे पहले जो भी डेटा हम लोगों ने देखा वो सब एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। वर्तमान में मछली पालने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास, देखो यहाँ पर मछली पालन के बारे में पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा चुका है ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? 98.09%। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु सतह जल का क्षेत्रफल उपलब्ध है। कितने मतलब सतही जल का कितना प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मछली पालन के लिए क्षेत्र उपलब्ध है, ऐसा बोला जा रहा है। तो कितने प्रतिशत सतही जल क्षेत्र है जहाँ पर मछली पालन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? 1.961 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल है जहाँ पर मछली पालन करने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको समझिए। सिंचाई, ठीक है, हम लोग मछली पालन को भी समझ लिए, अब सिंचाई के बारे में बात करते हैं। मछली पालन पशुपालन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। उनका जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, कितना वृद्धि दर है, वो सबको देख लीजिएगा। बाकी वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो मछली पालन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, कितना प्रतिशत सतही क्षेत्र उपलब्ध है मछली पालन के लिए, वो सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको मैं समझाया था कि छत्तीसगढ़ हमारे देश में कौन कौन से स्थान रखते हैं मछली उत्पादन में, मछली बीज उत्पादन में, ऐसा मैंने समझाया था, उसको भी देख लीजिएगा। सभी स्रोतों से देखो, सिंचाई के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल इसको एक बार और समझिए, है ना। ये 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, ये सब चीज़ देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं समझे हैं अपन। तो सभी स्रोतों से 38.75% क्षेत्र अर्थात 21.47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और ये कुल सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, देखो जो कुल कृषि योग्य भूमि हम लोग देखे थे ना, उसका जो 38% है, मतलब कि 21.47 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और यही क्या चीज़ है? कुल सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, कुल सिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा जो उपलब्ध है, उसमें 52% क्षेत्र नहरों के माध्यम से सिंचाई होता है, मतलब 52% नहरों के माध्यम से सिंचाई होने के लिए उपलब्ध है, मतलब नहरों से सिंचाई होता है, और 29% नलकूप के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, ये 52 और 29 ध्यान में रखेंगे। 52 किसके लिए? नलकूप के लिए, और 29 किसके लिए? नलकूप के लिए, और 52 किसके लिए? नहरों के लिए है। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, 52 नहर के लिए और 29 नलकूप के लिए। ठीक है, इतना प्रतिशत ये है, इसको देख लेंगे आप लोग। नीरा देखो, अब जो शुद्ध बोएगा जो क्षेत्र है उसका 35% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मतलब कि कितना लाख हेक्टेयर? तो 16.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और इसको हम कहते हैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है पूछा जाएगा, तो ये 35% याद रखेंगे। और फिलहाल मतलब इसको क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल ही पूछा जाएगा आपसे, प्रतिशत नहीं पूछा जाता है, ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र में या फिर नीरा सिंचित क्षेत्र में 16.04 लाख हेक्टेयर है, और कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 21.47 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। अब इसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र में कितना प्रतिशत किसके माध्यम से सिंचाई होता है? तो 56% नहरों के माध्यम से, 41% नलकूप के माध्यम से, 1.53% तालाब के माध्यम से, और 0.73% कुआं के माध्यम से। ठीक है, 0.73% कुआं के माध्यम से। ऐसा टाइप का ये है, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। एग्जाम में हमेशा ये पूछा गया है ना। कुल सिंचित क्षेत्र में कितना प्रतिशत नहर का और नलकूप का है, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नहरों से कितना है? 52, नलकूप से 29, और इसमें नहरों से 56, नलकूप से 41। अब देखिए, वर्तमान में 38.75 क्षेत्र
में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर वर्तमान में कितना है, 38%, 38.75% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इस पॉइंट को याद रखेंगे और इसको बढ़ा के 75% करने के मतलब लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो भी इधर हम लोग समझे है ना, यहाँ पर देखिए 21.47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र है ये हम लोग जानते हैं। वर्तमान में 21.47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राज्य निर्माण के समय यही कितना था, 13.28 लाख हेक्टेयर था। अभी वर्तमान में कितने 21 है, और राज्य निर्माण के समय 13.28 लाख हेक्टेयर था। अर्थात 2002 से लेकर के 2000 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, 2000 से लेकर के 2022 तक 8.19 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 2000 से लेकर के 2022 तक 8.19 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक, इतना प्रतिशत मतलब इतना क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा की वृद्धि की गई है। ठीक है, और ये 61.67% है। मतलब कि 2000 से लेकर के 2022 तक 61% जो सिंचाई की सुविधा है वो वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देख लिया है। सिंचाई और ये कुल बोया गया क्षेत्र वाला ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर मतलब देखा हुआ था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन था वहाँ पे, इसको देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में 2021-22 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने नहर का देखा था 56% के आसपास, फिर नलकूप का देखा था, फिर तालाब का देखा था, फिर कुआं का देखा था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया था, नहर का, फिर नलकूप का, फिर तालाब का, फिर कुआं का। देखिए क्या बोल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे अधिक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसको समझने के लिए, देखो इसका आंसर फिलहाल तो जांजगीर चांपा है। इसको समझने के लिए यहाँ पर हमको इसको देखना पड़ेगा। देखो ये सर्वाधिक सिंचित जिला दिया हुआ है और ये न्यूनतम सिंचित जिला दिया हुआ है। ये जितने भी जिले यहाँ पर लिखे गए, मतलब कि जो दंतेवाड़ा है वो क्या है, सबसे न्यूनतम सिंचित जिला है। और ऊपर में जांजगीर चांपा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, ये सब क्या है, सर्वाधिक सिंचित जिला है। देखो अगर शुद्ध सिंचित मतलब कुल सिंचित क्षेत्र बोला जाएगा, कुल सिंचित क्षेत्र बोला जाएगा तो जांजगीर चांपा आगे है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र बोला जाएगा फिर भी जांजगीर चांपा आगे है। लेकिन अगर द्विफसली सिंचित क्षेत्र पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में बेमेतरा आगे है। ठीक है, बेमेतरा में द्विफसली सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है, द्विफसली सिंचित क्षेत्र। जांजगीर चांपा में कुल और नीरा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, 84% है कुल सिंचित क्षेत्र में और 94% है शुद्ध सिंचित क्षेत्र में। ठीक है, दोनों को यहाँ इस प्रकार से देख लेंगे। नीचे में उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, लेकिन वो क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखो अब यहाँ पर न्यूनतम सिंचित जिला पूछा जाएगा तो दंतेवाड़ा को याद रखेंगे। दंतेवाड़ा में सिंचाई की सुविधा लगभग नहीं है मानकर चलिए। ठीक है, सिंचाई की सुविधा बहुत कम उपलब्ध है, ऐसे आप कह सकते हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 38%। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा इस प्रकार से, देखो 38% क्षेत्र मतलब कि 21.47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, ये कुल सिंचित क्षेत्र हम लोगों ने देखें 21.47 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र हम लोगों ने देखा है। और इस कुल सिंचित क्षेत्र में 52% नहरों के माध्यम से और 29% नलकूप के माध्यम से सिंचाई होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसका सही आंसर हम लोगों ने 38 देखा है। 46 देखिए, संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग है, कितना प्रतिशत है। अच्छा फिर से शुद्ध के बारे में बात करें ना, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना प्रतिशत है, 35% है। ठीक है, हम लोग 38% देखा कुल सिंचित क्षेत्र।
ठीक है। 38 हम लोग देख रहे थे, कुल की बात किया जाएगा, कुल सिंचित क्षेत्र बोला जाएगा तो वहाँ पर 38% है। लेकिन अगर शुद्ध सिंचित क्षेत्र के बारे में बात किया जाएगा 35% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीरा बोला जाएगा फिर शुद्ध बोला जाएगा तो उस कंडीशन में 35% क्षेत्र है, मतलब कि 16.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से इतना प्रतिशत इन सबका योगदान हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या देखा, मतलब कि डी है 35। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2022 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है? कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा वृद्धि हुई है? तो ये हम लोगों ने देखा 8.19 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा की वृद्धि हुई है राज्य निर्माण से लेकर के वर्तमान तक। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, नीचे सब लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे ये 3 परियोजना है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, केलो सिंचाई परियोजना है, खारंग है और मनियारी है। ठीक है, 3 सिंचाई परियोजना है जो कि शामिल है। अरपा भैंसाझार परियोजना इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 देखिए, निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? तो इसमें ध्यान में रखेंगे जो नहर होता है ना, नहर और नलकूप, यही 2 स्रोत है जिसको सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसका 1 और 2 सही होगा। 50वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर का हिस्सा कितना है? ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो हम लोगों ने जस्ट क्या देखा है, 52%। ठीक है, 38% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ये देखा था। इतने लाख हेक्टेयर मतलब कुल सिंचित क्षेत्र है और इतने प्रतिशत में नहरों के माध्यम से सिंचाई होता है, इतने प्रतिशत में नलकूप के माध्यम से सिंचाई होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर राज्य गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई परियोजनाएं थी। ठीक है, ये सही है। ठीक, सही है। वर्तमान में 8 वृहद, 38 मध्यम और 2477 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसका दोनों कथन सही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 8 क्या है, वृहद है ना, 8 वृहद परियोजना है, 38 मध्यम परियोजना है, 2477 लघु परियोजना है। ठीक है, वर्तमान में मार्च 2022 तक एनीकट इतना है, अनलकूप इतना है। भारत के सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है लगभग कितना प्रतिशत है, क्योंकि CGPSC 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों में अलग अलग आंसर लिया गया था, लेकिन लगभग जो उसका आंसर था वो 3% के आसपास था। ठीक है, 3.2% के आसपास है, इसको याद रखेंगे, 3.2%। तो भारत के सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत, मतलब कि लगभग 3.2% हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत के सतही जल का देखो, सतही जल में कितना प्रतिशत एग्जैक्ट उसको यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ 3.2% के लगभग आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित जिला है? ठीक है, अति निम्न सिंचित जिला है जहाँ पर सिंचाई सुविधा बहुत कम उपलब्ध होती है, वो सब के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था वो एग्जाम में 2022 का साथ प्रीलिम्स है, वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर लिया जाएगा अति निम्न सिंचित जिला। देखो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर वर्तमान में अति निम्न सिंचित जिला इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में अति निम्न सिंचित जिला यहाँ पर नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है और बीजापुर है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन है, पुराना वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो लिया गया था वो ये वाला आंसर लिया गया था, बी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाएगा, है ना, वर्तमान में पूछा जाएगा तो ये नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है और बीजापुर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, अति निम्न सिंचित जिला। ठीक है, ये फिलहाल पिछला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान नहीं देंगे, 2022 का क्वेश्चन है, इस बार डेटा इस प्रकार से है। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है? तो ये कोदो कुटकी है, ये कुटकी है, सॉरी कोदो कुटकी, जौ, ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। ये काबुली चना खरीफ फसल नहीं है। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है? अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताया था है ना, ये आदर्श मंडी 5 है। कहाँ पे आदर्श मंडी है ये मैंने आपको समझाया था। इसी प्रकार से पूर्ण जैविक जिला भी 5 है।
कौन कौन सा पूर्ण जैविक जिला है इसको भी मैंने आपको इस प्रकार से बताया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजनांदगांव। ठीक है, देखो ये गरियाबंद भी है पूर्ण जैविक जिला में, गरियाबंद भी है, नारायणपुर भी है, मतलब नारायणपुर तो इसमें दिया नहीं है, गरियाबंद, बीजापुर दिया है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, सुकमा नहीं दिया है, बीजापुर दिया है, दंतेवाड़ा दिया है, बीजापुर और दंतेवाड़ा। अच्छा एक मिनट, गरियाबंद और बीजापुर, दंतेवाड़ा नहीं है, सुकमा है, इस प्रकार से। और ये बाकी दंतेवाड़ा, नारायणपुर ये भी है हमारे। आप सही आंसर क्या हो जाएगा, राजनांदगांव। चलो, तो इस प्रकार से ये आर्थिक सर्वेक्षण, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। जो सेकंड पार्ट है उसको अगले क्लास में देखेंगे, मतलब इसके जस्ट बाद आ जाएगा, कल परसों तक वो भी वीडियो आ जाएगा। ये 2 वीडियो में आपका छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन संभावित है, जैसे जैसे बीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा और इसको समझा पाना, इसका कंटेंट बना पाना बहुत मुश्किल का काम होता है। यहाँ पर 1 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का वीडियो बनाने के लिए करीब करीब 6 से 7 दिन कंटिन्यू मेहनत करना होता है, स्लाइड बनाना होता है, उसके बाद कहीं जा कर के ये कंटेंट रेडी हो पाता है। तो ऐसा है, मतलब अगर इसमें अगर कुछ कहीं पर कुछ मिस्टेक अगर हुआ होगा, मतलब कहीं पर कोई कुछ डेटा अगर मैं गलत बता दिया होगा, तो कमेंट में वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पर उसको देख करके करेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक एक भी प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर टाइपिंग मिस्टेक कहीं पर भी मेरा कोशिश रहता है ना हो पाए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।